बहू, इस भूल में मत रहना। हुनर हो तो कोई भी कमा खा सकता है। यह क्या? डिब्बे में 2 लड्डू रखे थे, दोनों खत्म हो गए। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखे थे। मीनल गुस्सा कर रही थी। उसका भी लड्डू खाने का बड़ा मन कर रहा था। रसोई से बाहर निकली तो देखा उसकी सास के कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे में पहुंची और उनके हाथ में एक लड्डू देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत पुनीत को बुलाकर लाई और पुनीत ने बिना सोचे समझे कह दिया, माँ, आपको शर्म नहीं आती रसोई से चीज़ें चुराकर खाने में? यह सुनते ही गायत्री जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना बेटा पुनीत उन्हें यह सब कह सकता है। तभी गायत्री जी के पीछे से उनकी 3 वर्षीय पोती रिया निकली। दादी, एक और लड्डू खिलाओ ना। दादी, कहानी सुनाओ ना। गायत्री जी अपने हाथों में रखा लड्डू उसे खिला दी और रिया मचलती हुई कमरे से बाहर चली गई। यह देखकर पुनीत और मीनल की आंखें शर्म से झुक गई। तुम दोनों ने आज मुझे चोर भी करार दिया। रिया ने खाना नहीं खाया था तो मैंने सोचा उसे कहानी भी सुना दूंगी और साथ में लड्डू भी खिला दूंगी। बच्चे का पेट भर जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ही चोर समझ लिया जाएगा। क्या बेटे के घर पर माँ का कोई अधिकार नहीं होता है? मैंने अपने हाथों से लड्डू ले लिया तो मुझे यह उपाधि मिली है। मैं खुद अपने हाथों से बनाए हुए लड्डू चोरी कर खाऊंगी। तुम दोनों ने तो मुझे बिना हाथ उठाए गाल पर तमाचा दे मारा है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। और गायत्री जी ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज तक वह अपमान के घूंट पी रही थी, पर आज चोर बताकर बहू बेटे ने उनका गुरूर ही तोड़ दिया। उनके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी। उनसे यह सब सहन नहीं हो सकता। वह पहले ही मीनल के सवालों से बहुत परेशान रहती थी, पर आज तो उनके अपने बेटे ने हद ही कर दी थी। वह बेटा जिसे पालने के लिए उन्होंने उम्र भर तपस्या की थी, जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखा, सारी उम्र अकेले बिता दी, आज वही बेटा उन्हें चोर बता रहा है। गायत्री जी और राजेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि उन्हें पता चला कि वह गर्भवती है। ससुराल वालों ने उनका जरा भी ध्यान नहीं रखा। उन्हें 9वां महीना लगा था कि एक दिन घर पर आए हुए एक पत्र ने उनका जीवन दूभर कर दिया। उनके मायके से किसी रिश्तेदार ने पत्र लिखा था कि जिस लड़की से तुम्हारे बेटे ने शादी की है वह मांगलिक है। तुमसे यह बात छुपाकर शादी की गई है। अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत गायत्री से हर रिश्ता खत्म कर दो। यह पत्र पढ़ते ही ससुराल में कोहराम मच गया। सास ससुर उन्हें ताने देने लगे और मायके पत्र भिजवा दिया कि आपकी बेटी को यहाँ से ले जाए, तलाक के पेपर मिल जाएंगे और हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। गायत्री जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मायके में उन्होंने अपनी पहली संतान पुनीत को जन्म दिया। थोड़े समय बाद वह अपने भाई भाभी की नज़रों में खटकने लगी। उन्होंने काम ढूंढने की शुरुआत की और एक कपड़े की फैक्ट्री में उन्हें काम मिल गया। पुनीत को वहीं ले जाकर बिठा देती और अपना काम करती रहती। फैक्ट्री में अच्छा काम करने के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने लगे। पुनीत भी अब स्कूल जाने लगा था और अब उन्होंने मायके के पास में ही अलग से कमरा ले लिया था। फैक्ट्री में काम करने के अलावा वह लड्डू बनाकर बेचा करती थी। अब पुनीत बड़ा हो रहा था तो खर्च भी बढ़ ही रहे थे। पुनीत को भी लड्डू बहुत पसंद थे। गायत्री जी जब भी ऑर्डर पर बनाती थी तो पहले लड्डू अपने बेटे को खिलाती थी। इसी तरह पुनीत बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। अब उसने एक घर ले लिया था और अपनी माँ के साथ रहने लगा। माँ के आशीर्वाद से वह तरक्की कर रहा था। सालों से काम कर रही गायत्री जी भी थकने लगी थी और उन्होंने भी आराम करना शुरू कर दिया, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी अब पुनीत ने संभाल ली थी। एक दिन उन्होंने बेटे से कहा कि अब यह घर काटने को दौड़ता है, एक बहू तो ले आ।
ताकि मैं घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं। पुनीत ने अपने साथ काम करने वाली मीनल से शादी की इच्छा जताई। दोनों की शादी हो गई। दोनों ही सुबह नौकरी पर चले जाते थे और रात तक आते थे। जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तो मीनल को गायत्री जी का घर पर रहना अखरने लगा था। उसे लगता था कि यह सास 24 घंटे घर में ही रहती है। हमें तो जरा भी आज़ादी नहीं मिलती है। हमेशा यह एहसास रहता है कि घर में कोई है। इस वजह से वह अपनी इच्छा अनुसार रह नहीं पाती थी। हाँ यार, मैं तो अपनी सास से दुखी हो गई हूँ। जोक की तरह घर में चिपक गई है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती है। हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है। उसकी सहेली से जब से उसकी बात हुई थी, वह गायत्री जी को परेशान करने में लगी हुई थी। रोज किसी न किसी तरह से उन्हें दुख पहुंचाती थी ताकि वह घर छोड़कर चली जाए। गायत्री जी सब सहन करती थी क्योंकि अपने बेटे पुनीत के अलावा उनका दुनिया में कोई और नहीं था। एक दिन गायत्री जी रसोई में खाना बना रही थी तो मीनल रसोई में आई और कहने लगी, मम्मी, रोटियों पर घी जरा सोच समझकर लगाइए क्योंकि घी के भाव बढ़ गए हैं। माना हम दोनों जने कमाते हैं पर फिर भी घर तो देखकर ही चलाना पड़ता है। खर्च भी बढ़ गए हैं और महंगाई भी बढ़ ही रही है। गायत्री जी के हाथ रुक गए क्योंकि उनसे अब मुलायम रोटी ही चबाई जाती थी, इसलिए वह घी ज़्यादा लगाती थी। उस दिन के बाद मीनल अपने हिसाब से थोड़ा सा घी निकाल जाती थी और बाकी की अलमारी में बंद करके रख जाती थी। मीनल की हरकतों के बारे उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी तरह का कोई तनाव हो, क्योंकि मीनल गर्भवती थी और उसे तनाव मुक्त रहना चाहिए। इसलिए वह जिसमें खुश रहे वह वैसा ही करती थी। रविवार के दिन मीनल उठी और उसकी चाय पीने की इच्छा हुई तो उसने देखा कि उसकी सास दूध में पानी मिला रही है। यह देखकर वह तुरंत बोली, मम्मी जी, आप दूध में पानी मिलाकर मुझे देती हैं? आपको पता है ना, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे लिए दूध पीना ज़रूरी है, पानी नहीं। बहू, कुछ भी बिना सोचे बोले जाती हो। मैं दूध में पानी मिला रही हूँ क्योंकि यह दूध मुझे पीना है। तुमने जब से डेयरी से फुल क्रीम दूध मंगवाना शुरू किया है, मुझे इतना गाढ़ा दूध पचता नहीं है। तुम्हारे लिए दूध अलग भगोने में रखा हुआ है। मीना आगे कुछ नहीं बोली। आज गायत्री जी को बहुत ही बुरा लगा था, पर वह चुप रही क्योंकि मीनल को तनाव नहीं देना चाहती थी। 9वें महीने में प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और घर में अब सभी उसकी देखभाल में व्यस्त हो गए। रिया के जन्म के बाद मीनल मैटरनिटी लीव पर 6 महीने घर पर ही रही। बच्चे की देखभाल में गायत्री जी भी बराबर लगी रहती थी और मीनल को पूरा आराम देने की कोशिश करती थी। उन्होंने मीनल के लिए डिलीवरी में खिलाने के लिए भी लड्डू बनाए थे, पर मीनल ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इन सब को नहीं मानती। खाने से ताकत आती है, हेल्दी खाना ज़्यादा बेहतर है। इतना घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। और मीनल को अपने फिगर की भी चिंता होने लगी तो उसने खाना भी कम कर दिया और रिया को दूध पिलाना भी बंद कर दिया। गायत्री जी ने बहुत समझाया कि यह बच्ची और तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर वह तब भी नहीं मानी। पुनीत को इस बारे में सब पता लगने लगा था क्योंकि मीनल रोज ऑफिस से आते ही शिकायत करती थी, पर गायत्री जी अपनी बहू के लिए एक शब्द भी नहीं कहती थी। धीरे धीरे पुनीत को भी अपनी माँ की गलतियाँ नजर आने लगी। वह भी उनसे उखड़ा हुआ सा रहने लगा और मीनल के कहे पर चलने लगा। रिया भी स्कूल जाने लगी थी, पर वह ज़्यादातर अपनी दादी के पास ही रहती थी। मीनल और पुनीत को नौकरी से समय मिलता था तो वह दोनों मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। अब रिया दादी से ही सब चीज़ें मांगने लगी थी। दादी, मुझे भी लड्डू खाने हैं। टीवी पर देखकर रिया का मन मचल गया।
गायत्री जी लड्डू बनाने में माहिर तो थी। उन्होंने जल्दी पोती के लिए लड्डू बना दिए। शाम को दोनों आए तो उन्होंने उससे घी मांगा, पर मैं घी तो सुबह ही निकाल कर गई थी। हाँ बहू, वह सारा घी मैंने लड्डू बनाने में काम ले लिया। रिया का बड़ा मन था। इतनी सी घी में 4-5 लड्डू तो बन ही गए हैं। आपने लड्डू बना लिए और मुझसे पूछा तक नहीं। कम से कम एक बार फ़ोन करके तो पूछ लेते। मीनल की बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा उतर गया। वह रात का खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। रिया भी उनके पास ही खेल रही थी। उसने फिर से लड्डू खाने की इच्छा जताई तो वह बचे हुए दोनों लड्डू लेकर आ गई। वह लड्डू रिया को खिला रही थी और वह उनके पीछे छुप रही थी। इसे देखकर मीनल को लगा कि उसकी सास लड्डू चुरा कर खा रही है। उसने गुस्से में पुनीत को बताया और पुनीत ने गायत्री जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और उन्हें जाते देखकर पुनीत बोला, कहाँ जा रही हो? बेटा, तुम सबसे दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, इज्जत से जीना चाहती हूँ। जिस बेटे को अपना पेट काट कर खिलाया, अपने खून से सींचा, उसी ने बिना सोचे समझे मुझको चोर कह दिया। क्या यह घर मेरा नहीं है? यह तो मैं लड्डू रिया को खिला रही थी। अगर मेरा मन भी करता और मैं लेकर खा लेती तो क्या मैं चोर हो गई? अपने घर में कुछ लेकर बड़े बुजुर्ग अब खा भी नहीं सकते हैं। वैसे भी जो कमाता है घर भी उसी का होता है। मीनल कमा रही है, तू कमा रहा है और मैं घर पर रहती हूँ। मैं सालों से घर संभाल रही हूँ और मीनल तो अभी आई है। तूने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी माँ को ही झूठा साबित कर दिया। पहले मुझे मायके वालों ने निकाला, फिर पति ने छोड़ दिया और अब बेटा भी घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। तो मैं उससे पहले ही कहीं पर चली जाती हूँ और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी। मीनल तो यही चाहती थी। हाँ चली जाओ, पर रहोगी कहाँ? मुफ्त में यहाँ खाना मिल रहा है, बाहर कोई भी नहीं खिलाएगा। बहू, इस भ्रम में मत रहना। सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं कमाता है। जिसके पास हुनर हो वह भी इस दुनिया में काम कर खा सकता है। और गायत्री जी घर से चली गई। कुछ महीनों बाद पुनीत अखबार पढ़ता है तो माँ की फ़ोटो देखकर हैरान रह जाता है। माँ लड्डू बनाकर भेजती थी और आज उनके लड्डुओं की मांग बहुत बढ़ गई। शहर में और बाहर भी उनके हाथों के बने लड्डू बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं और वह बहुत कमा भी रही है। उन्होंने किसी तरह संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची। उसकी कहानी भी लिखी थी। बेटे बहू का घर छोड़ने के बाद मैं शहर के ही कई हलवाई की दुकान पर गई, पर सबके यहाँ पर काम करने वाले थे और मुझे रखने का खर्चा अलग से था, तो सबने मना कर दिया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी सोने की चूड़ियाँ और कान के झुमके बेचकर एक कमरा किराए पर लिया और उन्हीं में से बचे पैसों से लड्डू बनाने शुरू किए। कुछ महीनों में लड्डुओं के ऑर्डर आने लगे और इतने अधिक आने लगे कि मैं दुकान की और उस पर केवल महिलाओं को रखा, जो घर बैठे बहू के ताने सुन रही थी। उन महिलाओं में भी जीने का हौसला बढ़ गया। आज मेरे द्वारा बनाए गए तरह तरह के लड्डू देश विदेश तक जाते हैं और अच्छी कमाई भी हो रही है। मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे मरने के बाद गरीब लाचार महिलाओं में दान दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। दोनों नीचे लिखे पते पर गए तो देखा 8-10 महिलाएं लगी हुई थी और गायत्री जी कुर्सी पर बैठकर हिदायत दे रही थी। अपने बेटे बहू को लड्डू देते हुए बोली, लड्डू खाओ, चोरी के नहीं हैं, मेरी मेहनत की कमाई के हैं।
तुम मेरे धन के लालच में आए हो, पर तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। गायत्री जी के यहाँ से पुनीत और मीनल चले गए। उनकी पोती जब भी उन्हें फ़ोन करती थी तो वह उसे लड्डू जरूर भेजती थी। अपनों के द्वारा लगाया गया चोरी का इल्ज़ाम किसी के भी मन को तोड़ सकता है। अगर बेटा ही माँ का इस तरह अपमान करेगा तो बहू तो जरा भी सम्मान नहीं करेगी। रिश्तों में प्यार और भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है, तभी परिवार एकजुट रहता है, वरना बिखरते हुए देर नहीं लगती। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।